Okay, question number 16, page number 153, question number 16. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी, द मैनेजमेंट ऑफ MNP कंपनी लिमिटेड is planning to expand its business and consult you to prepare estimated working capital statement. The records of company reveal the following annual information. Yes, following annual information. आप देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल्स, और सेल्स को किस ढंग से लिखा गया है, पहले डोमेस्टिक, ओके, सेल्स को पहले लिखा गया है डोमेस्टिक एट 1 month क्रेडिट। उसके बाद नीचे जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया है, आप लिख लीजिएगा एक्सपोर्ट। जो पहली वाली सेल है वो डोमेस्टिक सेल है और जो दूसरी वाली सेल है वो एक्सपोर्ट सेल है। डोमेस्टिक सेल में क्रेडिट पीरियड है जो 3 महीने के क्रेडिट पर है। आगे बढ़िए, मटेरियल यूज्ड, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, lag in payment of administration expenses, annual sales promotion expenses payable quarterly in advance, total income tax which is to be payable in 4 installments of which one falls in the next financial year, ignore work in progress and depreciation. The company keeps 1 month stock of raw material and finished goods each and believes in keeping rupees 2,50,000 available to it, including overdraft limit of rupees 75,000 not yet utilized by the company. Management is also of the opinion to make 12% margin for contingencies on the computed figures. You are required to prepare estimated working capital requirement for the next year. तो चलिए हेडिंग डालेगा, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वही कॉलम्स बनाइएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। करंट एसेट्स में कहां से शुरुआत करें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद क्या लिखा जाए, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हाँ जी, आप स्टॉक ऑफ WIP तो नहीं लिखना चाहते ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्क इन प्रोग्रेस को इग्नोर करें, इसलिए हम स्टॉक ऑफ WIP नहीं लिखना चाहते। अब क्या लिखें, डेटर्स। फिर क्या लिखें, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के बारे में पहले बात कर ले।
क्वेश्चन कहता है देखिए आपके पास ना 2.5 लाख का कैश हो सकता है अगर आप 75,000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर ले तो। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी शॉर्ट टर्म बैंक लोन। अगर आप बैंक से 75,000 रुपए का लोन ले लें तो आपके पास कैश 2.5 लाख हो सकता है और बैंक आपको लोन सैंक्शन कर चुका कि जी जब आप कहोगे ओवरड्राफ्ट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन हमने अभी तक वो लोन नहीं लिया। इसका मतलब हमारे पास 2.5 लाख का कैश हो सकता है अगर हम बैंक से 75,000 का लोन ले ले तो, पर जब हमने लोन लिया ही नहीं तो इसका मतलब फिर हमारे पास कैश है कितना? $1,75,000। अच्छा कल को मान लीजिए हमने लोन ले लिया। अच्छा लोन लेंगे तो कैश तो मिलेगा, फिर हम कैश कितना लिखेंगे? 2.5 लाख। लेकिन अगर 2.5 लाख लिखेंगे तो फिर हम करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट भी 75,000 लिख देंगे, बात घूम फिर कर फिर वहीं की वहीं। तो यहां 2.5 लाख लिखोगे, यहां 75,000 लिखोगे, अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा ना। तो जब हमने लोन लिया ही नहीं तो इसका मतलब 2.5 लाख नहीं, बाकी कैश तो है हमारे पास। हां आप मुझे बता रहे थे एक और करंट एसेट है, उसका नाम क्या है? प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। अच्छा कोई और करंट एसेट तो नहीं है ना, तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे। अच्छा करंट एसेट्स के टोटल में से फिर आप करंट लायबिलिटीज माइनस करना चाहेंगे। जब आप कहते हैं करंट लायबिलिटीज तो उसकी शुरुआत आप कहां से करेंगे? क्रेडिटर्स से। अच्छा क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखना चाहेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर क्या लिखना चाहेंगे? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या लिखना चाहेंगे? आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिर क्या लिखना चाहेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, या फिर लिखेगा इनकम टैक्स पेएबल। एक ही बात है, इनकम टैक्स पेएबल लिखे तो ज्यादा सही। एक डिफरेंस आंसर आएगा। क्वेश्चन कहता है जो भी आपका आंसर आए आप अपने आंसर में सेफ्टी मार्जिन कितना ऐड करेंगे? 12%। बस इसे ऐड करते ही जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा वो फाइनल आंसर है वर्किंग कैपिटल। हां जी, तो ये सारी कैलकुलेशंस हमको पता करनी। नोट नंबर 1 बनाया जाए। नोट नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखेगा एनुअल स्टेटमेंट। नोट नंबर 1 इज एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखा जाए? मटेरियल्स कॉस्ट। बताइएगा क्वेश्चन पढ़ के कि आपका एनुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है। एनुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है?
9 लाख। फिर आप बताइएगा कि आपका एनुअल लेबर कॉस्ट कितना है, कितना है? 7,20,000। फिर आप ये बताइएगा कि कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितने दे रखे? 10,80,000। आपने बताया 10,80,000। इन तीनों का टोटल बताएंगे? 27 लाख। 27 लाख के आगे क्या लिखा जाए? कैश फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, ये है कैश फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम क्या ऐड करें? कैश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो बताइएगा पूरे साल के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 2,40,000 रुपए। फिर लिखेगा कैश सेलिंग एक्सपेंसेस। कैश सेलिंग एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। टोटल बताएंगे? 30,90,000। ये क्या है? कैश टोटल कॉस्ट। देखो जी, इसमें आना चाहिए डेप्रीसिएशन, ऐड होना चाहिए। हमने पहले भी ये गलती करी हुई है, हम इस वर्किंग नोट को इससे आगे लेकर जाते ही क्यों? अननेसेसरी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर हम इस नोट को यही छोड़ दें तो शायद ज्यादा जस्टिफाइड ओपिनियन रहेगा हमारा, तो इसलिए इस नोट को यहां छोड़ देना फायदे का सौदा। खैर चलिए, कैश टोटल कॉस्ट हमने पता कर लिया है। अब हम जानते हैं बाकी सारे नोट बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। चलिए नोट नंबर 2 बनाइएगा। नोट नंबर 2 के ब्रैकेट में लिखेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़िए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड की कोई जानकारी तो होगी ही, 1 महीने का ना। आप लिखिएगा सिंस raw material holding period is 1 month, since raw material holding period is 1 month, comma, the stock of raw material must be representing the stock of raw material must be representing 1 month consumption. The stock of raw material must be representing 1 month consumption, that is, अब एनुअल कंजम्पशन 9 लाख रुपए है, ये आपने नोट नंबर 1 में लिखा है। अगर ये एनुअल कंजम्पशन है तो पता करिए कि मंथली कंजम्पशन कितना होगा। आपने बताया ₹75,000। तो आपके पास जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपकी मंथली कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेगा ₹75,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखिए ₹75,000। नोट नंबर 3 बनाइए, नोट नंबर 3 बनाइए। हेडिंग डालिएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और बताइए फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? फिर से 1 महीने का। आप लिखेंगे सिंस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 1 month, since finished goods holding period is 1 month, comma, the stock of finished goods is computed below. The stock of finished goods is computed below. हाँ जी, तो हम बात करेंगे मटेरियल के बारे में, लेबर के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का, तो तीनों अमाउंट लिखें 1-1 महीने का। मटेरियल पूरे साल का 9 लाख रुपए, तो सोच लीजिए 1 महीने का कितना होगा। लेबर पूरे साल का 7,20,000 रुपए, तो 1 महीने का कितना होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरे साल का 10,80,000 रुपए, तो 1 महीने का कितना होगा। और चूंकि फिनिश्ड गुड्स है तो तीनों डिपार्टमेंट को अपनी बात 100% कहनी होगी। टोटल आप बता देंगे। 2,25,000। चलिए, आपने बताया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,25,000। नोट नंबर 4 बनाइएगा और लिखिएगा डेटर्स। इस क्वेश्चन में डेटर्स की इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल भी है और एक्सपोर्ट सेल भी है। डोमेस्टिक सेल भी है और एक्सपोर्ट सेल भी है। तो आप पहले मुझे ये बताइएगा कि अमाउंट ऑफ सेल्स कितना गिवन है। डोमेस्टिक सेल का अमाउंट कितना है? 24 lakhs। एक्सपोर्ट सेल का अमाउंट कितना गिवन है? 10,80,000। क्या ये बात सही? अब आप मुझे बताइएगा कि क्रेडिट पीरियड क्वेश्चन में कितना दे रखा है। डोमेस्टिक सेल में क्रेडिट पीरियड है 1 महीने का, एक्सपोर्ट सेल में क्रेडिट पीरियड है 3 महीने का। ठीक है ना? देखो जी, अगर तो क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, इसका मतलब डेटर्स बैलेंस है 1 महीने की सेल। अगर क्रेडिट पीरियड 3 महीने का, इसका मतलब है डेटर्स बैलेंस है 3 महीने की सेल। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आइए डेटर्स बैलेंस पता करते हैं। तो 24 लाख रुपए
अगर एनुअल सेल्स है 24 लाख रुपए, अगर एनुअल सेल्स है तो आप मुझे एक महीने की सेल बताएं। जवाब है 2 लाख रुपए। क्या ये कंसेप्ट ठीक है? डोमेस्टिक मार्केट में 24 लाख की सेल है, एक महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो डेटर्स बैलेंस है एक महीने की सेल जो कि है 2 लाख रुपए। एक्सपोर्ट मार्केट में क्रेडिट पीरियड है 3 महीने का, तो डेटर्स बैलेंस होना चाहिए 3 महीनों की सेल। तो एनुअल सेल अगर है 10,80,000 रुपए, आप इसे 12 से डिवाइड करें, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करें। दोबारा बोलिए, 2,70,000। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन एकदम ठीक है भाई। डोमेस्टिक सेल में 1 महीने का क्रेडिट है, एक्सपोर्ट सेल में 3 महीने का क्रेडिट है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। जहां जितना क्रेडिट पीरियड है डेटर्स बैलेंस उसी कंटेक्स्ट में हमने कैलकुलेट कर दिया, तो टोटल डेटर्स बैलेंस हो गया 2 लाख जमा 2,70,000। डेटर्स बैलेंस बैलेंस शीट में तो लिखा जा सकता, पर हमारी स्टेटमेंट में तो डेटर्स बैलेंस नहीं लिखा जा सकता ना। हमने तो क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट मेड इन द डेटर्स। तो हम तो ऐसे आंसर देने वाले हैं नहीं, हमको अपना आंसर सेल वैल्यू पर नहीं देना है, हमें अपना आंसर कैश कॉस्ट पर देना है। अब आप एक काम करिए, आप लिखिएगा सेल्स वैल्यू और ब्रैकेट में लिखिएगा विदाउट डिस्काउंट। ये कैलकुलेशन समझने वाली होगी। आपकी 24 लाख की सेल है, डिस्काउंट तो डोमेस्टिक सेल में है ही नहीं, तो अगर आप डिस्काउंट के बारे में नहीं भी बात करें तो भी सेल आपकी 24 लाख ही है। पर एक्सपोर्ट सेल में आपने 10% डिस्काउंट दिया, और 10% डिस्काउंट देने के बाद सेल 10,80,000 की हुई है। अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो एक्सपोर्ट मार्केट में सेल होनी चाहिए थी 12 लाख रुपए। यह बात अपनी जगह सही है। क्या यह पॉइंट वैलिड है? अब आप एक काम करिए, आप लिखिएगा कैश कॉस्ट। लिसन प्लीज, ये बताइए कैश कॉस्ट का टोटल कितना है? 30,90,000। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूं कि कैश कॉस्ट जो 30,90,000 है, उसमें डोमेस्टिक सेल की कैश कॉस्ट कितनी है और एक्सपोर्ट सेल की कैश कॉस्ट कितनी है? क्या ये मुझे 24 लाख 12 लाख 2 और 1 की रेशो में बांट देना चाहिए? लेकिन आप ये कह सकते हो जी 12 लाख तो विदाउट डिस्काउंट है ना। हम कहेंगे हां, तभी तो कह रहे हैं कि इस रेशो में बांटी। आपका ये पॉइंट अपनी जगह सही है कि आपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचा है, लेकिन आपका सस्ता बना थोड़ी होगा। तो कॉस्ट बांटते समय डिस्काउंट पर बात होनी भी नहीं चाहिए। आपने सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दिया है, कॉस्ट प्राइस एक अलग मैटर है। तो मैं एक्चुअल सेल की रेशो में बांटूंगा तो पॉइंट गलत हो जाएगा। मुझे उस सेल में बांटना चाहिए जो कि डिस्काउंट के बगैर होनी चाहिए। तो 24 लाख 12 लाख मेरे हिसाब से ये 2:1 का रेशो बनता है। तो डोमेस्टिक सेल का हिस्सा 20,60,000 और एक्सपोर्ट सेल का हिस्सा 10,30,000। तो एक बार फिर से, डोमेस्टिक सेल 24 लाख की है, पर हमारी कॉस्ट 20,60,000 है। सेल पर कैलकुलेशन करोगे तो डेटर्स बैलेंस आ जाएगा, लेकिन कैश कॉस्ट पर कैलकुलेशन करोगे तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स आ जाएगा।
इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, हाँ जी, क्रेडिट पीरियड है 1 महीने का, तो डेटर्स बैलेंस है 1 महीने की सेल पर इन्वेस्टमेंट है 1 महीने की कैश कॉस्ट। एनुअल कैश कॉस्ट है 20,60,000। आप बताइए 1 महीने की कैश कॉस्ट कितनी हुई? 171,667। आप इस कैलकुलेशन को देखें, ये डेटर्स बैलेंस है, ये 1 महीने की सेल है। इस कैलकुलेशन को देखें, ये इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है, ये 1 महीने की कैश कॉस्ट है। क्या जी बात सही? दोनों कह रहे हैं 1 महीने का आंसर निकालो, वो आंसर निकाल रहे हैं सेल पर, या आंसर निकाल रहे हैं कैश कॉस्ट पर। अच्छा, एनुअल कैश कॉस्ट है 10,30,000, लेकिन मुझे 3 महीने की कैश कॉस्ट चाहिए। 257,500। तो हम जो बात कहना चाहते हैं आपको समझ में आ गई? डेटर्स बैलेंस बताना एक बात है, इन्वेस्टमेंट बताना दूसरी बात। आइए डेटर्स बैलेंस पता करते हैं। दोबारा बोलिए। 429,167। आपने बताया 429,167। यहां तक सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हम जानना चाहते हैं प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। मेरे ख्याल से वर्किंग नोट के बगैर काम चल जाएगा। आपके टोटल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है 1.5 लाख। इसमें प्रीपेड कितना है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मींस 1/4। तो 1/4 कितना हुआ? 37,500। 37,500। करंट एसेट्स का टोटल बताएं। 941,667। आपने बताया 941,667। यह आपने करंट एसेट्स का टोटल बता दिया। क्रेडिटर्स के लिए हमें वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। क्रेडिटर्स के लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की जानकारी हासिल करें। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है 2 महीनों का। आप लिखेंगे सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड is 2 months. Since creditors payment period is 2 months, comma, the creditors balance must be representing, the creditors balance must be representing 2 months credit purchases. The creditors balance must be representing 2 months credit purchases. That is, अब एनुअल परचेजेस अगर
9 लाख रुपए हैं, तो 2 महीनों की परचेज कितनी हुई बताइए? आपने बताया 1,50,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स बैलेंस है 1.5 लाख रुपए, इसको आप रिकॉर्ड करें। क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा, वेजेस की पेमेंट कब होती? वेजेस की पेमेंट होती है 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद, सॉरी, आधे महीने के बाद, आधे महीने के बाद। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है आधे महीने की वेज कॉस्ट। अगर ये एनुअल वेजेस हैं तो आधे महीने की वेजेस कितनी हो गई? 30,000। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने के बाद पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 महीने के बाद पे होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एनुअल 10,80,000 है तो महीने के कितने हो गए? 90,000। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साल के अगर 2,40,000 है तो महीने के कितने हो गए? 20,000। ये बात भी सही है, एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आपका एक इनकम टैक्स पेएबल है, टोटल इनकम टैक्स है 2,25,000 रुपए, उसका जो 1/4 पोर्शन है, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स दिया जाता है, उसकी एक इंस्टॉलमेंट अगले साल चली जाती है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 1/4 ही हुआ ना। तो 2,25,000 का 1/4 बताइए। फिर से बताइए। 5,6,250। अच्छा, करंट लायबिलिटीज का टोटल 3,46,250। आपने बताया 3,46,250। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें। 5,95,417। इसमें 12% सेफ्टी मार्जिन करें। 7,145,0। 667, सॉरी, 666,867। हाँ जी, अब हमने एक ऐसा कंसेप्ट करना है जिससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। 3 क्वेश्चन हमारे पास है।
12, 13 और 14। आपको उसके लिए एक हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग डालेगा डिटर्मिनेशन ऑफ MPBF, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ MPBF यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा आपने? डिटर्मिनेशन ऑफ MPBF अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू बेसिकली हम यह बताना चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बैंक लोन कितना दिया जा सकता है अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। देखिए, बैंक से या तो लॉन्ग टर्म लोन मिलता है या शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। लॉन्ग टर्म लोन इसलिए मिलता है ताकि हम फिक्स एसेट खरीद सकें। शॉर्ट टर्म लोन इसलिए मिलता है ताकि हम वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा सकें। डिटर्मिनेशन ऑफ MPBF अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू टंडन कमेटी गाइडलाइंस। हाँ, तो टंडन कमेटी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको यह सोचना होगा कि किसी भी बिजनेसमैन को अगर वो लोन के लिए अप्लाई करता है, अगर वो शॉर्ट टर्म बैंक लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको मैक्सिमम कितना लोन सैंक्शन किया जा सकता है। जो टंडन कमेटी गाइडलाइंस हैं, बेसिकली उन्होंने 3 मेथड हमको बताए। मेथड 1, देखिए, बैंकों की अलग अलग ब्रांचेस हैं और हर बैंक के अलग अलग कस्टमर्स हैं। हमारा मानना है कि सभी बैंक एक ही पैरामीटर पर काम नहीं कर सकते। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच अगर कनॉट प्लेस में हो तो उसका सोचने का अपना एक तरीका है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच अगर करोल बाग में है, शाहदरा में है, तो उसकी सोच बदल जाती है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच अगर मंगोलपुरी में है या जाफराबाद में है, तो उसकी सोच और बदल जाती है। हमने हर तरीके के बैंक की ब्रांचेस को डील करना है और बैंक भी अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर डील करते रहे। मेथड 1, आप यूं समझ लीजिए, मेथड 1 में हम कनॉट प्लेस जैसे किसी एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं। लिखेगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। आपको वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट 75% लोन दिया जा सकता है। 100% लोन इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि 100% लोन देकर तो आप उसको ओपन इनविटेशन दे रहे हो। किस बात का? डिफॉल्टर बन जाने का।
फिर तो वो आपसे लोन लेकर अगले दिन आपको कहेगा जी मैं तो पैसे नहीं लौटाता आपको। आप ज्यादा से ज्यादा उसको यही धमकी दे सकते हो ना कि पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल छीन लेंगे। वो कहेगा अच्छा बताओ कब आ रहे हो छीनने के लिए। जब आपने मुझे 100% पैसे दे दिए तो मेरी बला से छीन लो। मैं समझूंगा मैंने आपको बेच दिया। बाजार में तो मेरा वर्किंग कैपिटल कोई खरीद नहीं रहा था, चलो मैं समझूंगा मैंने आपने भी तो गलती करी, सारे पैसे मुझे क्यों दे दिए भाई। जिस किसी आदमी को सारे रुपए दे दिए जाए तो उसको बेईमान बन जाना उसकी नेचर में आ जाएगा। ये तो ओपन इन्विटेशन है, आप उसको कभी भी 100% अमाउंट मत दो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया ईमानदार बनी रहे तो आप कभी भी 100% एडवांस मत दो। मेथड 1, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। मेथड 2 लिखेगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा फर्क क्या है। फर्क कि आपकी करंट एसेट्स का करेंगे 75% और जो आंसर आएगा ना उसमें से करंट लायबिलिटीज सारी माइनस कर देंगे। ये क्या बात हुई भला। पहले तो आप 75% करंट एसेट का भी सोचते थे तो करंट लायबिलिटीज का भी सोचते थे। अब आप क्या करें, नहीं आपकी करंट एसेट का तो खाली 75% सोचेंगे पर आपकी करंट लायबिलिटीज पूरी 100% मानेंगे। क्या ये कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं। यानी आप मेरे पॉजिटिव फैक्टर को तो खाली 75% सोचेंगे पर आप मेरे नेगेटिव फैक्टर को पूरा 100% काउंट करेंगे। इसका मतलब आप मुझे लोन कम देना चाहते हो। तो बैंक ने यही तो कहा कि समझा करो, हम लोग करोल बाग और शाहदरा के बिजनेसमैन को पूरा लोन देना भी नहीं चाहते, हम थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं क्योंकि करोल बाग और कनॉट प्लेस के बिजनेसमैन की सोच में फर्क है। कनॉट प्लेस का जो बिजनेसमैन है उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शन ऑन पेपर है, रिकॉर्ड है, वो अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसका सारा बिजनेस नंबर 1 पर चल रहा है, उसके डिफॉल्टर बनने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन करोल बाग का बिजनेसमैन के अकाउंट्स मैनिपुलेटेड है। उसने रिकॉर्ड में खाली वही लिखा है जो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा है कि इतना रिकॉर्ड में होना चाहिए, बाकी सब अनअकाउंटेड है, उसके पास अनरिकॉर्डेड है। तो बैंक जो है करोल बाग के बिजनेसमैन को डील करते हुए थोड़ा डरता है कि इसके पास रुपए बड़े सारे होते हैं पर बैंक में नहीं होते, कैश होता है इसके पास। इसके पास नंबर 1 का पैसा कम है, नंबर 2 का ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसको डील करते समय ना थोड़ा कंजर्वेटिज्म का अप्रोच अडॉप्ट करो। इसके पॉजिटिव फैक्टर को कम करके आको पर इसका नेगेटिव फैक्टर पूरा सोचो। एक कंजर्वेटिव अप्रोच ये, और क्या है। फिर है मेथड 3, ये सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाएगी। और ऐसे भी बड़ी सारी ब्रांचेस हैं जहां लोग ना इस ताक में बैठे हैं कि बैंक लोन दे, एक बार पैसा हमारे हाथ में आ जाए, फिर उसके बाद बैंक लाख कोशिश कर ले हमें ढूंढ नहीं सकता सब। वो लोग स्पेशलाइज करते हैं इस काम में, बैंक से लोन कैसे लिया जाता है और उसके बाद बैंक से कैसे भागा जाता। तो अब बैंकों को वहां काम करने में बड़ा डर लगता है, इसीलिए वो सुपर कंजर्वेटिव होते हैं। कहते नहीं भैया या तो लोन दो मत, और दो तो बहुत ही कम लेवल पर, 75% ऑफ। हां जी, हमने एक टर्म लिखा है सीसीए, इसके बारे में अभी बात करते हैं। पर आप हमारा इंटेंशन तो समझे, हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, करंट एसेट में से कुछ माइनस कर रहे हैं। माइनस करके एक अमाउंट आएगा, उसका 75% निकालेंगे। मतलब पहले इसको माइनस करो, उसका 75% करो। ये तो इसका मतलब आप हमारे पॉजिटिव फैक्टर को और कम पे कम कर रहे, और जब मेरा नेगेटिव फैक्टर आता तो उसको आप पूरा का पूरा ही मान लेते। तो
तो करंट एसेट में से कुछ कम करके बैंक एक तरीके से अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है और बिजनेसमैन के कंटेक्स्ट में गलत बात सोच रहा है। अब ये सीसीए क्या है, हम इसको लिख लेते हैं, कोर करंट एसेट्स। इसको अंडरलाइन करें और इसके आगे लिखें, इट represents such portion of current asset. It represents such portion of current asset which is fixed in nature. Which is fixed in nature. For example, minimum cash balance and minimum stock. Minimum cash balance and minimum stock. ये तो आप जानते हैं कि बैंक से लोन लेने से पहले बैंक में बैलेंस शीट जमा करानी पड़ती। बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, उस पर उसका साइन होना चाहिए, पर आप जानते हो वो तो सीए को पैसे दो कुछ भी साइन वाइन कर देता है। खैर, बैंकों को मालूम है कि देखो जी, बिजनेसमैन की बैलेंस शीट पर आंख मूंद के विश्वास तो कर नहीं सकते। इस बात के पूरे चांसेस है कि इसकी करंट एसेट की डिटेल्स गलत है, और अगर इसकी करंट एसेट की डिटेल्स गलत है तो आइए अपने लीगल सेल से वेरीफाई करवा लेते। कहीं इसकी करंट एसेट जानबूझ के बढ़ा के तो नहीं लिख दी, और अगर करंट एसेट जानबूझ के बढ़ा कर लिखी गई है तो उसमें से कुछ कम करिए ताकि रियल करंट एसेट पता करी जा सके, असली करंट एसेट पता करी जा सके, और असली करंट एसेट का 75% करेंगे। तो आप यूं समझिए, सीसीए असल में नकली करंट एसेट होती। आपने हमें करंट एसेट बताई, हमने उसमें से नकली करंट एसेट पता कर ली, उसको हमने हटा दिया, बाकी रह गई असली करंट एसेट, उसका 75% किया, करंट लायबिलिटीज पूरी माइनस कर दी। अब ये नकली करंट एसेट जाने जो कहने को करंट होती हैं पर असल में फिक्स्ड होती, जिन्हें करंट माना नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिनिमम कैश बैलेंस। अब एक कंपनी में कम से कम कैश बैलेंस मान लीजिए 1 लाख रुपए हर समय होता, साल की पहली तारीख को भी, साल की आखिरी तारीख को भी, तो बैंक कहेगा भाई साहब ये कौन सी करंट एसेट है, ये कैसी करंट एसेट है जो पूरे साल मेंटेन्ड है। पूरे साल मेंटेन्ड है तो फिर आप इसको करंट क्यों कह रहे हैं, फिर तो फिक्स्ड हो गई। आप बताइए करंट एसेट किसे कहते हैं, जो सर्कुलेशन में रहता है, सर्कुलेटिंग एसेट इसका दूसरा नाम है। अगर एक एसेट पूरे साल ही मेंटेन्ड होती है, जब वो पूरे साल में कभी मूव ही नहीं हुई, कभी बढ़ी नहीं, कभी कम नहीं हुई, तो फिर उसको मैं करंट एसेट कैसे और क्या सोच के मान लूं। करंट एसेट माने जाने के लिए उसका सर्कुलेशन में रहना जरूरी है। तो जितने भी मिनिमम स्टॉक होते हैं, जितने भी मिनिमम कैश बैलेंस होते हैं, अगर वो करंट एसेट की लिस्ट में लिखे गए हैं तो बैंक सबसे पहला काम क्या करेगा कि उनको कह देगा जी ये नकली करंट एसेट है, और टोटल करंट एसेट में से नकली करंट एसेट को माइनस कर दिया जाए। पर ऐसा बैंक अपनी मर्जी पे कर सकता है। हो सकता है कि कनॉट प्लेस की ब्रांच ऐसा ना करे, वो ये कहे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई कस्टमर को हमें खोना नहीं है, और कनॉट प्लेस के बिजनेसमैन को ना इतना लोन दिया जाना चाहिए, उसकी असली नकली करंट एसेट को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। असली नकली करंट एसेट ना यहां सोचो, ये जो कस्टमर है ना, इसको हमें ज्यादा ठीक ढंग से डील करना है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, और क्या। नीचे एक नोट लिखेगा, वाइल कंप्यूटिंग द करंट लायबिलिटीज, while computing the current liabilities, comma, already availed short term bank loan, already availed short term bank loan must not be taken into consideration. Already availed short-term bank loan must not be taken into consideration.
ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर 3 मेथड्स सजेस्टेड बाय टंडन कमेटी। करंट एसेट्स की डिटेल्स आपके पास है, करंट लायबिलिटीज की डिटेल्स आपके पास हैं, और नीचे टोटल कोर करंट एसेट बताई गई हैं 200 लाख रुपए। इसका आंसर शुरू करें और पहली इंफॉर्मेशन लिखें, करंट एसेट्स। बताइए करंट एसेट्स कितनी लिखी जाए? 500 लैक्स। 500 लैक्स है। क्वेश्चन में करंट एसेट्स का टोटल भी लिखा हुआ है 500 लैक्स। अब आप बताइएगा कि कोर करंट एसेट कितनी लिखी? 200 लैक्स। लास्ट में आप बताइएगा कि करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म बैंक लोन पहले से ले रखा है तो माना वो करंट लायबिलिटी होता है, पर फॉर द टाइम बिंग उसे करंट लायबिलिटी का हिस्सा ना माना जाए। उसको छोड़कर बताइए बाकी करंट लायबिलिटी कितनी है। अभी इसका रीजन पता चल जाएगा। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ एमपीबीएफ। डिटर्मिनेशन ऑफ एमपीबीएफ अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। Determination of MPBF against working capital according to Tandon Committee guidelines. According to Tandon Committee guidelines. चलिए आइए पहले मेथड 1 अप्लाई करते हैं। हाँ जी, करंट एसेट्स है 500 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज है 150 लाख रुपए। 500 लाख में से 150 लाख पहले माइनस कर लीजिए, 350 लाख, उसका करिए 75%। चलिए आपने बताया 262.5 लैक्स। अब ये बताइएगा कि ये ऑलरेडी कितना लोन ले चुका है। अब बताइए, ये आदमी पहले से 250 लाख का लोन ले चुका है, ये और कितना लोन ले सकता है? 12.5 लैक्स। भाई जब ये आदमी ऑलरेडी 250 लाख का लोन ले चुका है, ये इतने लोन के लिए एलिजिबल है, तो ये और कितना लोन ले सकता है? 12.5 लैक्स। क्या ये बात मैं सही करूं? अब आप सोचिए, अगर आपने करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करते समय पहले से लिया गया लोन काउंट कर लिया होता
तो क्या आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो जाती? एक आदमी आपसे पूछ रहा है कि मैं कितना लोन ले सकता हूं, तो आप उसे ये तो मत सुनाओ कि वो पहले से कितना लोन ले चुका है। वो कहेगा जी ये तो बाद में बात करेंगे ना, पहले ये तो बताओ मैं कितना लोन ले सकता हूं, उसको बाद में कंपेयर करेंगे ना कि मैं कितना लोन ले चुका हूं और कितना लोन ले सकता हूं। चलिए आप नीचे लिखिएगा, सिंस ऑलरेडी अवेल्ड शॉर्ट टर्म बैंक लोन, already availed short term bank loan is rupees 250 lakhs. Already availed short term bank loan is rupees 250 lakhs, comma. Additional loan of rupees 12.5 lakhs can be granted. Additional loan of rupees 12.5 lakhs can be granted. Method 2 लिखिएगा, 75% of current assets minus current liabilities, 225 lakhs. अब समस्या यह है कि आदमी पहले से 250 लाख का लोन ले चुका है, अब तो लोन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोन मिलने का सवाल, ये तो पहले से ज्यादा लोन ले चुका है, पर यह हालात बने कैसे कहना मुश्किल है। हो सकता है यह आदमी पहले ना किराट प्लेस की ब्रांच में जाके 250 लाख का लोन ले चुका होगा, फिर ये गलती से और लोन लेने के लिए ना करोलबाग की ब्रांच में चला गया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप यहां कहां गए, आप ना वहीं जाओ, वो आपको और लोन दे देंगे। अरे अगर आप हमारे पास पहले आए होते ना तो हम तो आपको 250 लाख का लोन भी नहीं देते, तो फिर आप वहीं जाओ। क्या आप उसे ये भी कह सकते हो जब आप यहां आ ही गए तो बैठो फिर जा 25 लाख वापस करो, अब हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारे हिसाब से आपको लोन ज्यादा मिल चुका है, अब आप पैसे दोगे तो ही हम आपको जाने देंगे। मतलब ये तो नहीं हम कह सकते ना, इतनी बड़ी बात कहना तो हमारे परव्यू में नहीं आता भाई, पर हम है कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो लिखिएगा, ऑलरेडी अवेल्ड बैंक लोन, ऑलरेडी अवेल्ड बैंक लोन ऑफ रुपीज 250 lakhs, already availed bank loan of rupees 250 lakhs is more than the limit of rupees 225 lakhs as computed above। यानी सोचा जाए तो हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि जी पहले से लिया गया लोन इससे ज्यादा, बस आगे हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। मेथड 3, 75% ऑफ करंट एसेट में से पहले कोर करंट एसेट माइनस करें, उसका 75% करें, लेकिन करंट लायबिलिटीज पूरी ही माइनस कर दें। द आंसर इज 75 lakhs, 75 lakhs लिखेगा। already availed bank loan, already availed bank loan of rupees 250 lakhs is more than the limit of rupees
is more than the limit of rupees 75 lakhs as computed above. We come to question number 13. Following is the balance sheet of PBX Limited. Calculate the amount of maximum permissible bank finance by all three methods for working capital as per Tandon Committee norms. You are required to assume the level of core current asset to be rupees 60 lakhs. You are also required to calculate the current ratio assuming that the bank has granted MPBF. नेक्स्ट पेज पर आपको बैलेंस शीट गिवन है जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स की डिटेल्स हैं. ठीक है, तो पहला काम तो आप ये करिए कि आप मुझे करंट एसेट्स का टोटल बताइए. आपने बताया 960 लैक्स. करंट एसेट्स आपने बताया 960 लैक्स. एसेट साइड पे जो फिक्स्ड एसेट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी एसेट है वो करंट एसेट है. उसका टोटल आपने बताया 960 लैक्स. फिर कोर करंट एसेट्स आपको अलग से बताई गई. कितनी बताई गई? 60 लैक्स. अच्छा, करंट लायबिलिटीज भी बताई. कितना? 360 लैक्स. ओके, 360 लैक्स. ये आपने मुझे करंट लायबिलिटीज बताई 360 लैक्स. ठीक है, करंट लायबिलिटीज में आपने क्या क्या काउंट किया? एक ट्रेड क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल. ओके, हेडिंग डालेगा determination of MPBF, determination of MPBF against working capital, determination of MPBF against working capital according to Tandon Committee guidelines. According to Tandon Committee guidelines. चलिए आइए पहले मेथड 1 अडॉप्ट करें. $450 lakhs. अच्छा, मेथड 2 अडॉप्ट करें. $75% ऑफ करंट एसेट्स, उसमें से करंट लायबिलिटीज आप सारी ही माइनस कर दें. आपने बताया 360 लैक्स. मेथड 1 मेथड 2 लग गया. अब मेथड 3. $315 lakhs. ये तो आपने ये कैलकुलेशन कर ली. अच्छा, क्वेश्चन ने आपसे कुछ और भी पूछा होगा. क्वेश्चन ने आपसे करंट रेशियो कैलकुलेट करने को कहा है. current ratio is equal to current assets divided by current liabilities.
देखिए प्रेजेंटली क्या है कि करंट एसेट्स का टोटल ये रहा 960 लैक्स और करंट लायबिलिटीज का टोटल ये रहा 360 लैक्स 2.67 रेशो 1। इसका मतलब अगर आपके पास करंट एसेट 2.67 की है तो उन्हें खरीदने में करंट लायबिलिटीज का सहयोग कितना रहा, 1 रुपए का। तो आपने खुद का पैसा कितना लगाया, बाकी बचा 1.67, तो 1 रुपया करंट लायबिलिटीज से फाइनेंस हो गया, हमने 1.67 और डाला तो करंट एसेट्स हमारे पास हो गई 2.67 की। हाँ जी, लोन लेने के बाद ये करंट एसेट की करंट रेशो की सिचुएशन क्या हो जाएगी। मेथड 1, देखो भाई, पहले से करंट एसेट 960 लाख है, पहले से करंट लायबिलिटी 360 लाख है। अगर आप 450 लाख का लोन लोगे तो एक तो करंट एसेट 450 लाख से बढ़ जाएगी क्योंकि कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, दूसरा लोन भी 450 लाख से अगर बढ़ेगा तो क्या हालात होंगे कि करंट एसेट भी 450 लाख बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटी भी 450 लाख बढ़ जाएगा। तो अब ये रेशो कितनी हो जाएगी, 1.74 रेशो 1। अगर आप मेथड 2 में गए और आपको लोन मिल गया 360 लाख का, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों 360 लाख बढ़ जाएंगी, दोनों बढ़ जाएंगी। अब ये रेशो कितनी हो जाएगी, 1.83 रेशो 1। मेथड 3 में अगर आप गए तो पहले से करंट एसेट 960 लाख, पहले से करंट लायबिलिटी 360 लाख, लोन लोगे 315 लाख, तो दोनों 315 लाख बढ़ जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगी, 1.89 रेशो 1, 1.89 रेशो 1। तो जो टंडन कमेटी गाइडलाइंस का केस अब हम डील कर रहे हैं उसका ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। MNO Limited has furnished the following data relating to the year ending on 31st March 2011। आपको क्वेश्चन में जितने भी अमाउंट्स गिवन है, क्वेश्चन कहता है वो लैक्स रुपीस में। पहले सेल्स है, फिर मटेरियल है, फिर डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड 100% वेरिएबल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 100% वेरिएबल एंड सेलिंग ओवरहेड। The company wants to make a forecast of working capital needed for the next year and anticipates that number 1, sales will go up by 100%, selling expenses will be rupees 150 lakhs, stock holding for the next year will be raw material for 2.5 months, work in progress for 1 month, finished goods for half a month, book debts for 1.5 month. Lag in payment will be 3 months for creditors, 1 month for wages, half a month for factory, office and administration and selling overhead. Okay. Prepare a statement showing working capital requirement for the next year. And number 2, calculate maximum permissible bank finance as per Tandon Committee guidelines, assuming that
core current assets are estimated to be rupees 30 lakhs. तो फिर आप हेडिंग डालेगा स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर. करंट एसेट की लिस्ट में शुरुआत कहां से करी जाए? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से. हां जी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से शुरुआत करी जाए. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद आप क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ WIP. स्टॉक ऑफ WIP के बाद आपको क्या लिखना चाहिए? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के बाद क्या लिखा जाए? डेटर्स. अब देखिए क्वेश्चन में अगर कोई और करंट एसेट आपको लिखी हुई मिले, कोई और करंट एसेट तो नहीं है, यही 4 करंट एसेट्स हैं. इसमें से आप माइनस करना चाहेंगे करंट लायबिलिटीज. तो जब आप कहते हैं करंट लायबिलिटीज तो उसमें सबसे पहले क्या है? क्रेडिटर्स. अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स. और जो भी डिफरेंस आएगा सो वो है वर्किंग कैपिटल. चलिए, नोट नंबर 1, हेडिंग है एनुअल स्टेटमेंट. तो पूरी एक एनुअल स्टेटमेंट बनाई जाए. शुरुआत करी जाए मटेरियल कॉस्ट से. शुरुआत करी जाए मटेरियल कॉस्ट से. देखिए क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट, आप मुझे पहले ये बताइए पिछले साल का मटेरियल कॉस्ट कितना लिखा हुआ है? पिछले साल का मटेरियल कॉस्ट है 150 लाख रुपए. लेकिन मत भूलिए अगले साल आपकी सेल 100% बढ़ेगी. इसका मतलब अगर सेल 100% बढ़ेगी तो मटेरियल का कंजम्पशन भी 100% बढ़ जाना चाहिए, या यूं कहें तो डबल हो जाना चाहिए. अगले साल मटेरियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा? ₹300 lakhs. ठीक है ना? तो अगले साल मटेरियल कॉस्ट डबल होगा, क्योंकि सेल डबल होने वाली है तो मटेरियल कॉस्ट डबल होगा. अब आप इसमें ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट. पिछले साल के मुकाबले लेबर कॉस्ट भी हमारा डबल हो जाना चाहिए. पिछले साल लेबर कॉस्ट कितना था? 30 lakhs. अगले साल हो जाएगा 60 lakhs.
अब इसके बाद इसमें क्या ऐड किया जाए? फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रीसिएशन का तो नाम है नहीं क्वेश्चन में। पिछले साल फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे? 60 लाख। इस साल डबल हो जाने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिएबल है, तो ये अब कितने हो जाने चाहिए? 120 लाख। तीनों का टोटल बताइए। 480 लाख। 480 लाख के आगे क्या लिखा जाए? फैक्ट्री कॉस्ट। डेप्रीसिएशन अगर होता तो मैं लिखता कैश फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगले साल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होना चाहिए। चूंकि वो वेरिएबल है तो अगले साल वो प्रोपोर्शनेटली डबल हो जाना चाहिए। पिछले साल था 60 लाख रुपए, तो अगले साल वो डबल यानी 120 लाख रुपए हो जाना चाहिए। अब है सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में चूंकि आपने इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो हम तो इसको फिक्स्ड मानेंगे और फिक्स्ड को चेंज करने के फेवर में हम नहीं। पर क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 2 में कहा कि जी हम तो सेलिंग एक्सपेंसेस बदलवाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन कहे तो आप जानते हो फिर मैं मना नहीं कर सकता हूं। क्वेश्चन कहता है कि अगले साल सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे 150 लाख रुपए। टोटल बताएं। 750 लाख। 750 लाख के सामने क्या लिखा जाए? टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट तो फिर बैलेंस आएगा। आप लिखेंगे सेल्स। एक महीने की सेल, सॉरी, पिछले साल सेल थी, पिछले साल सेल कितनी थी? 450 लाख। इस साल डबल हो जानी चाहिए। डबल होने की वजह से कितनी हो जानी चाहिए? 900 लाख। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना लिखा जाए? 150 लाख। 150 लाख रुपए। अब ये नोट नंबर 1 हमने बना लिया है, तो हम जानते हैं बाकी नोट्स हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए नोट नंबर 2 बनाइएगा। नोट नंबर 2 की हेडिंग डालिएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हां, तो आप क्वेश्चन में ढूंढिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है 2.5 महीने का। आप लिखेंगे सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज, since raw material holding period is 2.5 months, since raw material holding period is 2.5 months, comma, the stock of raw material, the stock of raw material must be representing, the stock of raw material must be representing 2.5 months consumption of raw material. 2.5 months consumption of raw material, that is अब एनुअल कंजम्पशन अगर 300 लाख रुपए है तो 2.5 महीने का कंजम्पशन आप पता कर ही सकते हैं। आपने बताया 62.5 लाख। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा जाए 62.50 लाख।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा जाए 62.50 लैक्स। ओके, नोट नंबर 3 बनाइएगा, लिखेगा स्टॉक ऑफ WIP, और क्वेश्चन में WIP होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का, और मैं मान लेता हूं कि मटेरियल का काम सारा, बाकी एक्सपेंसेस 50%। लिखेगा वी आर गिवन दैट WIP holding period is 1 month. WIP holding period is 1 month, and it is assumed that material cost is 100% spent, and other expenses are 50% spent, full stop. Hence stock of WIP is computed below. तो आप मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम लिखना चाहते हैं। WIP होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का, तो आप तीनों एक्सपेंसेस को 1 महीने का पता करें। तो आपने तीनों एक्सपेंसेस को 1 महीने का लिख लिया। उसके बाद आप क्या करिए, मटेरियल को तो आप 100% रिकॉग्नाइज करिए, पर बाकी एक्सपेंसेस को आप सिर्फ 50% रिकॉग्नाइज करिए। आप कह रहे 32.50 लैक्स। तो स्टॉक ऑफ WIP रिकॉर्ड किया जाए 32.50 लैक्स। स्टॉक ऑफ WIP रिकॉर्ड किया जाए 32.50 लैक्स। नोट नंबर 4 में आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ें, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड के बारे में बताएं। हाफ मंथ, तो बहुत आसान है हमारे लिए। सिंस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड is half month, the stock of finished goods is computed below. The stock of finished goods is computed below. इसका मतलब तीनों डिपार्टमेंट का पैसा आधे महीने के लिए फंस जाना चाहिए और पूरा 100% ही फंस जाना चाहिए। तो आइए पहले मटेरियल के बारे में बात करें।
तो तीनों डिपार्टमेंट का आधे महीने का पैसा और तीनों का 100%, 20 लाख। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा जाए 20 लाख, 20 लाख रुपए। तो आपने लिखा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20 लाख। अब आप लिखेंगे डेटर्स। हां, तो बताएंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ यानी 1.5 मंथ। तो आप लिखेंगे सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड is 1.5 months. Since debtors collection period is 1.5 months, comma, the debtors balance must be representing. The debtors balance must be representing 1.5 months credit sales. That is, अब एनुअल सेल है 900 lakhs। अगर ये एनुअल सेल्स है तो 1.5 महीने की सेल कितनी हुई ये आप बताइए। दोबारा बताइए। 112.50। ये आपने डेटर्स बैलेंस बता दिया, पर इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट बेसिस पर बतानी पड़ेगी ना। तो आप अगली लाइन में लिखेंगे हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स must be representing, the investment in the debtors must be representing 1.5 months cost of sales, 1.5 months cost of sales, that is 750 lakhs multiplied with 1.5 डिवाइडेड बाय 12। तो क्या आपने बताया 93.75 लैक्स। तो आइए हम 93.75 लैक्स रिकॉर्ड करें। फिर आप मुझे करंट एसेट्स का टोटल बताएं। 208.75 लैक्स आपने बताया, 208.75 लैक्स। हां जी, नेक्स्ट नोट बनाइएगा। हेडिंग है क्रेडिटर्स। बताइए क्वेश्चन में क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना है। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है 3 महीने का। तो आप लिखेंगे since creditors payment period is 3 months, since creditors payment period is 3 months, comma, the creditors balance must be representing, the creditors balance must be representing 3 months credit purchases. The creditors balance must be representing 3 months credit purchases, that is, अब एनुअल है 300 lakhs, तो 3 महीने का कितना लिखा जाए। चलिए, आपने बताया ₹75 lakhs। तो क्रेडिटर्स बैलेंस लिखा जाए 75 lakhs।
क्रेडिटर्स बैलेंस आपने लिखा 75 lakhs। हां जी, बाकी वर्किंग नोट अवॉइड करते हैं। वेजेस की पेमेंट होती है 1 महीने के बाद, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 महीने का वेज कॉस्ट, एनुअल वेजेस 60 लाख, 1 महीने की वेजेस 5 लाख। ठीक बात है ना। सभी ओवरहेड्स की पेमेंट होती है आधे महीने के बाद। आधे महीने के बाद पूरे साल के फैक्ट्री ओवरहेड 120 लाख, आधे महीने के फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख। पूरे साल के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 120 लाख, आधे महीने के 5 लाख। पूरे साल के सेलिंग ओवरहेड 150 लाख, आधे महीने के 6.25। 112.50। तो आपने क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करी जा चुकी है। चलिए अब आप क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आइएगा, जिसमें हमें टंडन कमेटी गाइडलाइंस के हिसाब से एमपीबीएफ कैलकुलेट करके बताना है। तो एक काम करिएगा, पहले आप लिखिएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 96.25 lakhs। फिर आप क्या बताएंगे, कोर करंट एसेट्स। कोर करंट एसेट क्वेश्चन में अलग से बताई गई हैं 30 lakhs। और लास्ट में आपको क्या बताना है, करंट एसेट्स। देखिए ऐसे तो आपने करंट एसेट कैलकुलेट कर रखा है, पर क्या है कि बैंक में तो हम बैलेंस शीट जमा कराएंगे ना, तो बैलेंस शीट में डेटर्स कॉस्ट पर नहीं सेल्स पर कैलकुलेटेड होगा। तो बस डेटर्स की कैलकुलेशन को लेकर थोड़ी गड़बड़ है, तो हमें करंट एसेट्स को दोबारा से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 62.50 lakhs। स्टॉक ऑफ WIP 32.50 lakhs। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20 lakhs। उसके बाद है डेटर्स। एट सेल्स ये आपने कैलकुलेट किया था 112.50 lakhs। अकॉर्डिंगली अब करंट एसेट का टोटल कितना हो जाए, 227.75 के 50 227.50 lakhs। हां जी, अब हम एमपीबीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप हेडिंग डालेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एमपीबीएफ, determination of MPBF against working capital, determination of MPBF against working capital according to Tandon Committee guidelines,
according to Tandon Committee guidelines. पहला मेथड अप्लाई करिए, 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करें, 98.4375 लैक्स। पहले मेथड के हिसाब से लोन दिया जा सकता है 98.4375 लैक्स। सेकेंड मेथड 75% ऑफ करंट एसेट्स, उसमें से करंट लायबिलिटी सारी ही माइनस कर दीजिए, 74.375 लैक्स। मेथड 3, 75% ऑफ करंट एसेट में से पहले कोर करंट एसेट माइनस करें, उसका 75% माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या 51.875 लैक्स। अब ये जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है, इसकी लास्ट क्लास जो परसों होगी उसमें इसके 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। सर आप सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं। मैं जब आपको देखा था, आप शायद मीटिंग में स्कूल छोड़ कर आए थे।